बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे हुकूमत साजी के हवाले से। बातचीत जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कुछ तजावीज़ जो सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, CM पंजाब कौन होगा, CM सिंध कौन होगा, CM KP और CM बलूचिस्तान के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली, मुबैना क्या बल्कि खुली धांधली है। मैं मुबैना वर्ड यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो हुआ ये जनाब, एक तो जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा आज छक्का मारा है कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने धांधली यानी अपने हलके में अपनी सीट के ऊपर धांधली, उन्होंने कहा जी यहाँ तहरीक इंसाफ का राइट बनता था जो PS 129 है। उन्होंने कहा जी मेरा राइट नहीं बनता था, मैं इसलिए ये सीट छोड़ रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। फिर जो GDA है वो अपनी सूबाई असम्बली की 2 सीटें छोटी हुई, यहाँ भी धांधली हुई है। तो ये बड़ा अजीब काम हो रहा है कि सीटें जीती हुई लोग बतौर एहतजाज धांधली का जो है वो करके इल्ज़ाम लगा के वो अपनी सीटें छोड़ रहे हैं। अब हाफिज़ नईमुर रहमान ने क्या दिया, भाई इस सीट से तहरीक इंसाफ जीत रही थी। फिर एक और चीज़ जो है जनाब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान की फैमिली है वो वकीलों से बड़ी सख्त नाराज़ है। आज इमरान खान के एक फैमिली मेंबर ने, इंतहाई अहम फैमिली मेंबर ने बहुत ही सख्त इल्ज़ाम लगाए हैं वकीलों के ऊपर। बैरिस्टर गौहर बिलखसूस इस वक्त जो है वो टारगेट पर है। मैं इस वाले से डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और नज़ीम तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा इनोवेटिव काम किया है। मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा मोतरफ रहा हूँ हमेशा से, बिलखसूस रिसेंटली जब से तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई है, PTI सोशल मीडिया टीम ने बहुत कमाल इंटरेस्टिंग काम किए हैं। अब तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम जो है वो बाकी सबसे बहुत आगे जा रही है। तो आज उन्होंने ये किया, form45.com के नाम की एक नई वेबसाइट बना दी जहाँ सारे फॉर्म 45 डाल दिए हैं। चूँकि जाली फॉर्म 45 आने का भी बहुत ज़्यादा एक बात हो रही है कि जाली फॉर्म 45 जारी कर दी गई। नून लीग के लोगों को जब अदालतों के अंदर केसेस आएंगे तो वो जाली फॉर्म 45 लेकर आ जाएंगे। फिर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से। पहले इलेक्शन कमीशन ने होल्ड किया और फिर आज उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फिर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। फिर 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ना, सिराज उल हक का सियासत छोड़ना। हटक साहब ने एक आम फैसला किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करे। तो जनाब पहले जरा बात कर लेते हैं, ये जो इलेक्शन में मुबैना धांधली, मुबैना माफ़ कीजिएगा, धांधली मुबैना नहीं है, धांधली श्योर शिट 200% कन्फर्म धांधली हुई है। और मुबैना टीवी पे बोल बोल के सुन के ज़रा मुबैना ज़्यादा जुबान पे चढ़ गया है। तो देयर इज़ नो मुबैना, कैटेगोरिकल वर्ड में मैं कह रहा हूँ कि धांधली हुई है। और मैं इस हवाले से आप शवाहिद आपके साथ सामने बहुत सारे शेयर कर भी चुका हूँ, मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। तो एक तो इंटरेस्टिंग काम तरीके से आपने किया है जिस पे क्रेडिट देना चाहिए तरीके से आपको सोशल मीडिया टीम को, कि उन्होंने form45.com के नाम की एक वेबसाइट बना दी है जहां सारे हलकों के फॉर्म 45 डाल दिए हैं। कल 180 हलकों का बताया था बैरिस्टर गौहर साहब ने कि 180 हलकों के फॉर्म 45 जो तरीके से आप जीत रही थी वो हमारे पास आ चुके हैं। इसमें जीती हुई सीटें भी हैं, जो सीटें तरीके से आपको हरवाई गई हैं उनके फॉर्म 45 भी मौजूद हैं, ये वेबसाइट पर डाल दिए गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया तरीके से आपके सोशल मीडिया के लोगों ने। फिर ये भी बातें आ रही है कि कुछ जाली फॉर्म 45 जारी किए जाने की इत्तलात आ रही है कि नून लीग के कुछ जीते हुए लोगों को, जिन्हें ये नहीं जिताया गया है धांधली करके फॉर्म 45 में वो जो हार गए थे, उन्हें जाली फॉर्म 45 जारी किए जाने की जो है एक प्लान नज़र आ रहा है, एक प्लान की बातें हो रही हैं। तो उस पर भी तरीके से आप करिए, जब वो लेके आएंगे तो हम फिर यानी बाकी जो पार्टियों के लोग हैं उनसे भी फॉर्म 45 इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिर्फ तरीके से आपके अपने वाले फॉर्म 45 नहीं है, जो बाकी लोगों को दिए गए हैं वो भी वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो फिर वो ये भी कहा भी गया है कि भाई अगर फॉर्म 45 वो ले आएंगे तो फिर अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे जो उन पर लगे हैं। तो कुछ जाली इस तरह के जारी किए गए, कुछ इस तरह की इतलात आ रही हैं। लेकिन ये प्लान मुझे भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। जाली फॉर्म 45 वाला ये चलेगा नहीं, चूंकि बाकी पार्टियों के पास भी है। जमात इस्लामी खड़ी हो गई है, वो कह रही जहां जहां बोलेंगे आप फॉर्म 45 लेकर आएंगे। और हाफिज नईमुर रहमान का ये इस्तीफा देना अपने हल्के से, उनका सीट छोड़ दी बतौर एहतजाज में, यहाँ पे धांधली हुई है, मुझे धांधली करके जिताया गया है। वो कह रहे हैं यहाँ से तहरीक इंसाफ जीत गई थी। PS 129 की जो सीट है ये तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन वो कह रहे धांधली करके हराया गया, उसे हरा दिया गया, उसका मैंडेट मुझे दे दिया गया, मैं इस मैंडेट को नहीं एक्सेप्ट करता। इसके अलावा सिर्फ वो नहीं बल्कि GDA भी कह रही है धांधली हुई। GDA ने भी अपनी 2 सीटें जो हैं वो उनसे रिजाइन करने का फैसला किया, 2 सीटें वापस करने का फैसला कर दिया है। वो कह रहे हैं हम 2 नशिस्तें छोड़ रहे हैं जो हम सिंध असम्बली में जीते हैं। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सीटें जीत कर लोग अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, धांधली के इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी जीता हुआ बंदा भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इससे बड़ी वर्स्ट धांधली और क्या हो सकती है हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की। शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पे मैं ज़रा बाद में आऊँगा, आपको बताऊँगा कहाँ कौन क्या बन रहा है, क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान डीलिंग चल रही है, मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्ट खबर क्या है। लेकिन धांधली के बारे से ये एक और चीज़ है जनाब के अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वारदात डाली है। वो ये किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद में 3 सीटें थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद में NA 46 जो है वो तहरीक इंसाफ तकरीबन 42,000 वोटों से जीत गई थी। NA 47 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 53,000 वोटों से जीत गई थी। NA 48 जो है तहरीक इंसाफ 40,000 प्लस वोटों से जीत गई थी।
तीनों कैंडिडेट्स को हरवा के जो है वो PMLN को 2 जगह पे और एक जगह पे PMLN दैट कैंडिडेट को जिताया गया। तो इसमें ये हुआ है कि पहले इन तीनों कैंडिडेट्स की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए थे, होल्ड कर लिए थे, लेकिन आज वो अपने स्टे ऑर्डर को खातिर में ना लाते हुए, अपने ही स्टे ऑर्डर को खातिर में ना लाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तीनों हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आपको याद है मैंने सुबह अपनी वीडियो में जो कहा था कि अब आप देखेंगे कि फटाफट स्पीड लग जाएगी जनाब। फॉर्म 49 जो है वो जारी करना इलेक्शन कमीशन शुरू कर देगा। फॉर्म 49 इस बेसिकली नोटिफिकेशन होता है जो कि किसी भी कामयाब उम्मीदवार का जारी किया जाता है कि फॉर्म 49 जब जारी हो जाए फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाता है। ट्रिब्यूनल्स ने तो मुझे तो लगता है कि आज तक वो 5% लोगों के केसेस भी उनके हक में डिसाइड नहीं हो सके। तो ट्रिब्यूनल के अंदर तो मुझे किसी किस्म का जो है वो तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि चूंकि ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है और बड़ा थका हुआ होता है। हाँ, ये अगर ये इधर ही हो जाता जिस तरह शांगला का हुआ, शांगला में तहरीक इंसाफ को सीट वापस मिल गई, दे दी गई, तो ये यहाँ भी हो सकता था। लेकिन ये है मामला बहुत सिंपल है। माजी के धांधलियों से तो ये धांधली बहुत ही ब्लेटेंट और बड़ी ओपन की गई है कि फॉर्म 45 उनके रिजल्ट आपने जोड़ने और वो बन जाना है जनाब, आपका 47 बन जाता है। तो काउंटिंग अपनी सीधी सीधी मैथमेटिक्स है, ये कोई यहाँ पे पूरे हल्के का रिकाउंट नहीं होना। तो इसमें अब जनाब जो मामला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों के अंदर भी जा रही है, हाई कोर्ट्स के अंदर भी पटिशनें कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अपनी दरखास्त लेकर जाएगी ताकि तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल सके। बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स से काउंटिंग करनी है। अपने फॉर्म 45 के जो तहरीक इंसाफ जाके प्रोड्यूस कर रही है, एक आध जमात की और भी आप ले लें, काउंट करें, सीट अगर बनती तहरीक इंसाफ की देते, नहीं बनती तो बेशक आप नून लीग वाले बंदे को जिता दें। तो ये धांधली ठीक ठाक हुई है और इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के जो सख्त मुखालफीन है वो भी बात कर रहे हैं कि हाँ भाई धांधली हुई है। आज एक चीज़ ये हुई है कि दो लोगों ने ज़रा रियलिटी को जो है किया है। एक जमात इस्लामी का मैं आपको बताऊंगा, आप ईमान का एक और मामला भी है। एक तो प्रिंसिपल तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है, दिल जीत लिए सारों के, लेकिन एक और गेम भी चली है। मैं आपको उस गेम के बारे में भी बताऊंगा, गेम है क्या है। अच्छा, ये जो मामला हुआ है जनाब, आज जहांगीर खान तरीन ने, उन्हें ज़रा रियलिटी की समझ आ गई कि भाई पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है ये धक्के की सियासत जो है वो नफरत की, यानी कि किसी पार्टी की आप एंटी किसी पार्टी के खिलाफ जाके उस पार्टी को तोड़ के जो किंग्स पार्टी बना के आप सियासत करें, ये आज जहांगीर तरीन साहब को समझ आ गई इस बात की कि भाई ये नहीं चलता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी अवाम बड़े बाशऊर हो चुके हैं। बिलखुसूस आप पाकिस्तान की जो सियासत है वो नौजवानों के हाथ में है। उन नौजवानों के हाथ में है कि जो बड़े बाशऊर हैं सियासी तौर पर। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इस्लामाबाद के अंदर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, लोगों से सुना, और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ ना 8 फरवरी को, ये कोई तहरीक इंसाफ की इलेक्शन नहीं लड़ी, ये इलेक्शन आम आवाम लड़े, ये इलेक्शन जो है नौजवान लड़े इस मुल्क के। और इस पे नौजवानों ने इस्लामाबाद की सड़कों पे, इस्लामाबाद की गलियों में, घरों पे जाके बेलें दे के गलियों में चक्कर लगा रहे थे। 22-22 साल के, 23-23 साल के नौजवान चक्कर लगा के गलियों में वो लोगों के दरवाजे खटखटा के करते कि जी मैं अपनी गाड़ी लेके कि आए जी, मैं अपनी गाड़ी लाया हूँ, आपका आपने अगर वोट कास्ट नहीं किया तो आए मैं आपका वोट कास्ट करवा देता हूँ, पुलिस स्टेशन तक आपको ले जाता हूँ। ये नौजवानों की सूरत हाल थी जो सियासी तौर पर उनके सियासत से कोई लेना देना ही नहीं था। वो एक मिशन समझ के वो ये इलेक्शन वाले दिन ये सारा काम कर रहे थे। हालांकि कैंडिडेट ने भी उन्हें नहीं कहा था, वो अपने तौर पर लगे हुए थे। तो ये इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम लड़े। और इस अवाम की मैं बात करूँ जनाब कि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा, ये बड़ा शऊर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा शऊर में आ चुका है। और इसमें आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी इस रियलिटी को समझ आ गई है और इदारों को भी, तमाम को, और तमाम यानी इदारों से मुराद मेरी पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी सारे जो इदारे, सबको समझ आ गई है कि भाई इस वक्त गेम नौजवानों के हाथ में। और ये इस तरह नहीं हो सकता जनाब कि आप नौजवानों की बिल के मुताबिक जो है कुछ और ही कर दें मुल्क के अंदर। तो इसके अलावा आप जनाब एक और काम ये हुआ है कि बैरिस्टर मेहर न्याजी और रऊफ हसन साहब मिले आज जाके आरिफ अलवी साहब को। उन्होंने जाके आरिफ अलवी साहब को, प्रेसिडेंट साहब को ज़रा अप्राइज किया है धांधली के हवाले से जो हुआ है, तरीके साहब के साथ हुई है। वो सदर साहब को जाके इस हवाले से उन्होंने आगाह किया है। और मुमकिन है कि सदर साहब की तरफ से कल एक ख़त भी आ जाए जो वो लिखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि भाई ये जो धांधली हुई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इस पर ज़रा आप नोटिस लें और इंसाफ दिलाएं तहरीक इंसाफ को, या जो भी जो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जो है वो छीना गया, इस पर ज़रा आप नोटिस लें। तो ये मोस्ट लाइकली ये चीज़ कल हो सकती है, एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा। फिर एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बात की, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी, अपनी पार्टी छोड़ दी। और सिराजुल हक साहब, उन्होंने एक और बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक फैसला किया कि इलेक्शन चूँकि वो हार गए सिराजुल हक साहब धीर से, तो उन्होंने पार्टी की जो है वो जो है यानी कि पार्टी अमीर है, पार्टी की जो लीडरशिप है सदारत पार्टी की जो है वो छोड़ दी है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने। और मोस्ट लाइकली अब हाफिज़ नईम उर रहमान जमात इस्लामी के अगले अमीर आ जाएंगे। अच्छा, एक काम जो किया जमात इस्लामी ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये किया कि इन्होंने अब तक तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा इम्कान है कि इनका इत्तेहाद हो जाए और इनके कोटे पे जो बनती हैं MNAs की सीटें वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी मखसूस नशीत से। इसमें एक बात पे चल रही है कि चूँकि जमात इस्लामी ने भी कुछ फहरिस्त पहले जमा करवाई हुई है, अगर उन्होंने 10 लोगों की फहरिस्त पहले जमा करवाई हुई है मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन की,
तो 10 पहले उनकी अपनी आएंगी, 10 के बाद जो है वो अगली टैली शुरू होगी। तो वो उस पर पीटीआई के उनके दरमियान चल रहा है मामला। वो कह रहे चले कुछ सीटें आप ले लें, लेकिन सारी आप ना लें, मखसूस नशिस्तें जो आपने पहले फहरिस्त दी हुई है। होता ही टेक्निकली कि पहले जो फहरिस्त जमा करवाई होती है उस फहरिस्त से बंदे अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आप बाद में मजीद नाम आप देते हैं, जमा करवाते हैं। तो जमात इस्लामी जो है वो कह रही है भाई हमारे जो बंदे हैं वो तो पूरे, उससे आगे आप अपनी टैली शुरू करें। तो ये चूँकि पीटीआई के साथ बात भी चल रही जमात इस्लामी की, तो उन्हें काफ़ी सारी मखसूस नशिस्तें मिल जानी जमात इस्लामी को, तो उनकी स्ट्रेंथ कौमी असम्बली के अंदर ठीक ठाक बढ़ जानी है। तो इस वजह से भी जो है ये बात चल रही है। मैं जो मुड़ के लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ, टीवी चल रहा है सामने, तो इसलिए आप सोचिएगा मैं क्यों देख रहा हूँ बार बार लेफ्ट साइड पे, टीवी चल रहा है सामने, तो कुछ अपडेट जो साथ साथ आ रही है, मैं कहता हूँ ऐसी खबर ना आ जाए जो मैं मिस कर जाऊँ अपने व्लॉग के अंदर। तो ये जनाब हैपनिंग्स हैं आज की। और परवेज़ खटक साहब ने कहा जी ना मैं अपनी ना मैंने सियासत छोड़ी है और ना मैंने अपनी पार्टी छोड़ी है। तो मेरा खटक साहब से एक मुख्तसर सा सवाल है कि खटक साहब आपकी सियासत और आपकी पार्टी क्या बची है कि अब आप कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं छोड़ी? तो इसलिए ना इज़्ज़त से मेरे ख्याल से और रेस्पेक्ट के साथ जो थोड़ी सी बच गई है इस इलेक्शन के बाद, आप रिटायरमेंट ही ले लें या तरीके साहब से माफ़ी मांग लें, दोबारा माजरत कर लें। तो ये एक साबित हुआ जनाब कि जिससे अपने लीडर के साथ ये किया, मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा, उनको अवाम ने उनके साथ किया क्या, हशर क्या किया उनका। अब मैं जरा आता हूँ हुकूमत साजी के मरहले की तरफ। हुकूमत साजी का जो मरहला है जनाब, इसमें यह हुआ है कि इस वक्त जो मुशावरतें चल रही हैं पीपल्स पार्टी की, CEC का इजलास भी हुआ है, MKM नून लीग सबकी आपस में मुलाकातें बातचीत चल रही है। तो कोई डेडलाइन भी एक दी गई है बाय द वे, इनको कोई मंगल बुध की डेडलाइन है कि तब तक आप सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लें हर सूरत में। क्योंकि ये जो PTI की एप्लीकेशन के ऊपर फैसले आने अगर शुरू हो गए ना, तो ये जो एक ऑलरेडी अक्सरियत नहीं है पहले, तो वो उसका मजीद जो है ना प्रोग्राम सारा फारिग हो जाना है। ऑलरेडी तरीके से आप कह रही है कि हम सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे अभी भी। तो अब जनाब मामला यह है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चीज़ें जो तय पाई हैं, पहले मैंने बताया पीपल्स पार्टी ने मांगी कि आप पंजाब की वजारत आला भी दें हमें, आप बलूचिस्तान की वजारत आला भी दें हमें, आप चेयरमैन सेनेट भी दें और आप हमें सदारत भी दें। तो अब पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे आ गई है कि ठीक है जी, पंजाब में आपका राइट बनता, आप अपना वज़ीर आला बना लें, लेकिन बलूचिस्तान का वज़ीर आला हमें दें। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो प्लान कर रही है वो ये नून लीग से मांग रही है कि आप चेयरमैन सेनेट का अहदा भी दें हमें, सदर मुमलिकत का अहदा भी दें और स्पीकर का अहदा भी दें। जो आइनी अहदे हैं 3 बड़े रियासत के, वो आइनी अहदे जो हैं पीपल्स पार्टी मांग रही है नून लीग से। और प्लान ये बन रहा है कि CC के अंदर भी जो बातें हुई हैं, तजावीज़ पार्टी में अक्सरियत ने यही दी है कि भाई पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिस्टम को चलाने के लिए अगर बड़ी मजबूरी है आपकी, अगर कोई बड़ा आपके ऊपर प्रेशर भी आया, कोई जो भी मामला है, आप ये करें कि नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करवा दें, अपने वोट दे दें नून लीग को, उनके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा दें, वजारत कोई ना ली जाए, वजारत कोई नहीं लेनी, बाहर बैठना है। ये पीपल्स पार्टी जो है वो मुमकिन तौर पर फैसला करने जा रही है कि वजारत कोई नहीं ली जाएगी और वो बाहर बैठ जाएंगे हुकूमत से, लेकिन नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा देंगे तो नून लीग, MKM, JUI को वजारतें मिल जाएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे सिर्फ रखेगी, एग्जेक्टिव का कोई भी ओहदा पीपल्स पार्टी नहीं रखेगी। तो ये इस वक्त तक का अभी तक का फैसला है। तो उसमें जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बन जाएँ, स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ बन जाएँ और चेयरमैन सेनेट का अहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी तो वैसे MNA भी आ गए अब, लेकिन वो हो जाए या कोई और जो है बंदा पीपल्स पार्टी का वो चेयरमैन सेनेट आ जाए। और फिर जनाब जो है मामला पंजाब में वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ आ रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिंध में मुराद अली शाही मोस्ट लाइकली अगले वज़ीर आला आ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, मुश्ताक गनी का नाम भी चल रहा है, असद कैसर के भाई का नाम चल रहा है, अली अमीन गंडापुर भी मैदान के अंदर हैं और अकबर यूब भी मैदान के अंदर हैं। इनमें से किसी एक का इंतखाब होना है मोस्ट लाइकली। तो देखते हैं किसका इंतखाब होता है। अभी तक इमरान खान ने कोई फैसला इस हवाले से नहीं किया, लेकिन कोशिश यही की जाएगी, जो लग रहा है कि किसी ऐसे बंदे को शामिल को नहीं बनाया जाएगा वज़ीर आला जो किसी केस के अंदर नॉमिनेटेड हो, किसी बड़े केस के अंदर 9 में या किसी और केस के अंदर। तो बाय द वे ये अच्छा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला का अब कौन आता है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो है वो सरफराज बुगटी ही कैंडिडेट होंगे, चूँकि सरफराज बुगटी और जो सनाउल्लाह ज़हरी दोनों के दरमियान टाई पड़ गई है। सनाउल्लाह ज़हरी ने पहले पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, सरफराज बुगटी बाद में आए और दोनों में टाई पड़नी है वहाँ वजारत आला के लिए। मौलाना फजल रहमान साहब को जो है सेंटर में बलूचिस्तान की गवर्नरशिप दे दी जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप दे दी जाएगी। इन दोनों सूबों की गवर्नरशिप के अलावा जो है मौलाना फजल रहमान चेयरमैन कश्मीर कमेटी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी का एक बंदा वज़ीर मजहबी अमूर, मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ही एक बंदा वज़ीर हाउसिंग। ये यानी कि दो हाउसिंग की मिनिस्ट्री कन्फर्म मैं आपको आज बता रहा हूँ, डेट नोट कर लें। मौलाना फजल रहमान के पास जानी है और मेरी टाइम अफेयर यानी जो आप अब ये पहले होती थी पोर्ट्स एंड शिपिंग और अब मेरी टाइम अफेयर है, ये जानी है MKM के पास। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत भी जानी है MKM के पास। तो ये 2 वजारतें MKM लेगी, बाकी IT की वजारत भी MKM ने रखनी है अपने पास, बाकी वजारतें नून लीग अपने पास रख लेगी।
तो ये मिल बांट के सारे जनाब निज़ाम को चलाना है उन्होंने। चलाना क्या है निज़ाम को, पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत में नहीं, वजारतें वगैरह वो नहीं लेगी फ़िलहाल। तो ये अपडेट से मोटी मोटी जनाब। बाकी इसके अलावा एक जो मैं बता रहा था आपको इंपॉर्टेंट जो खबर थी वो थी जनाब, अच्छा हाँ, 9 मई वाली जो मैंने बात की थी उस पर मोहसिन नकवी ने कहा 9 मई की तरह की एक और जो है वो प्लानिंग तरीके से आपने कर रखी थी। गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं समझता हूँ कि बड़ा बर वक्त फैसला किया हमाद अजहर ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करने का। उन्होंने कहा जी हमें इतला मिल गई है कि कोई प्लानिंग हो रही है इस एहतजाज के अंदर जो है किसी किस्म की मारा मारी की, इंतशार फैलाने की, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस्म एक और जो है ना वो एक नया महाज खड़ा हो जाएगा। पहले 9 मई नहीं भुगता जा रहा जनाब, एक और नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो पीटीआई ने कल ये अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया। कोई थोड़ी बहुत हुई भी मारा मारी, लेकिन यह है कि पीटीआई ने वायलेंस कोई नहीं किया, पुरअमन रहे, लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई। तो मोहसिन नकवी अब ये कह रहे हैं जी कि प्लानिंग हो गई थी, हमें पता लगा है जनाब, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। भाई प्लानिंग तो जो आप बता रही तो लगता है गवर्नमेंट की साइड पे प्लानिंग थी। पीटीआई ने तो प्रोटेस्ट ही कॉल ऑफ कर दिया था। प्लानिंग होती है तो फिर वो प्रोटेस्ट क्यों कॉल ऑफ करते, फिर तो प्रोटेस्ट करके वो कल करते ही सारा कुछ एग्जीक्यूट करते। तो ये जो है वो एक फॉल्स फ्लैग था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, प्लान हुआ था पंजाब के अंदर, वो नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना चूंकि पीटीआई ने अपनी जान बचा ली उससे। स्टॉक मार्केट गिरी है 2200, इस तरह का धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में। इस्तेकाम चूँकि अब जो बिजनेस कम्युनिटी वो भी देख रही है कि इस्तेकाम शायद नहीं आएगा इस इलेक्शन से, किसी लोगों ने पैसा अपना निकालना शुरू कर दिया है। बाकी 5 MPA मजीद आज पीटीआई के नहीं है, एक पीटीआई के थे गज़ैन अब्बासी मेरे ख्याल से, बाकी जो है वो शामिल हो गए आज। बल्कि गज़ैन अब्बासी भी इंडिपेंडेंट ही लड़े थे, पीटीआई की तरफ से नहीं लड़े, तो वो शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में आज पंजाब में। MPS की बात कर रहा हूँ मैं। तो पीटीआई की तरफ से जो वकला टीम है उसके ऊपर बड़ा सख्त एतराज़ आ रहा खान साहब की फैमिली की तरफ से। पहले अलीमा खान ने कहा था और अब इमरान खान के भतीजे अहमद न्याजी बोले और बहुत सख्त उन्होंने ट्वीट लिखा। आपको याद है इमरान खान के साथ एक बंदा होता था कैप वाला, साथ साथ लंबे बाल, कैप सर पे पहनी होती थी, वो उस बंदे का नाम है अहमद न्याजी। इमरान खान का भतीजा है, उनके करीबी अजीज़ का बेटा है, और कुछ कहते हैं इमरान खान का कज़न भी उन्हें कहते हैं, लेकिन वो अहमद न्याजी को मेरी उनसे काफ़ी गपशप दोस्ती भी है। तो अहमद न्याजी हमेशा इमरान खान को अपने चचा कहते हैं, चचा ने ये कह दिया, चचा ने वो कर दिया। तो वो उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर भी थे और इमरान खान के साथ वो हल्का NN-195 मियाँ वाली जो है, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो मियाँ वाली के हल्के के इंचार्ज जो है वो अहमद न्याजी हुआ करते थे। उन्होंने ट्वीट किया बड़ा सख्त किस्म का। उन्होंने अपने ट्वीट का मैं खुलासा आपको बताता हूँ। अहमद न्याजी अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो, यानी खान साहब के जो वकील हैं, वो अब तक खान साहब को किसी एक केस के अंदर भी रिलीफ नहीं दिलवा सके, ना वो ज़मानत दिलवा सकें खान साहब को किसी एक केस के अंदर, ना वो सज़ा से बचा सकें, ना वो जेल से बाहर ला सकें। और वो कह रहे हैं कि हाँ ये हुआ है कि जो वकील थे वो बैरिस्टर बन गए, जो बैरिस्टर थे वो बैरिस्टर से होते होते वो चेयरमैन बन गए पार्टी के, उन्होंने पूरे मुल्क में टिकटें तकसीम की है और अब MNA भी बन गए। कोई CM का कैंडिडेट है, कोई PM का कैंडिडेट है, लेकिन खान साहब जो है वो वहीं के वहीं जेल के अंदर बैठे हैं। तो हमारे इनसे सवाल है भाई कि जब खान साहब ने जो है अवाम ने अगर इमरान खान को बाहर निकाला तो फिर आप लोग इस मर्ज की दवाएं, भारी फीसें हमने आपको अदा की हैं, भारी फीसें आपको हमने अदा की हैं। तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है खान साहब की फैमिली के अंदर से बैरिस्टर गौहर के ऊपर। बैरिस्टर गौहर के ऊपर काफ़ी एतराज़ भी आ रहा है भाई, अब तक आपने कोई वाइट पेपर जारी नहीं किया धांधली के बारे से। बड़ा सख्त किस्म का बैकलैश पीटीआई के अंदर से उन पर तनकीद आ रही है। पीटीआई की मौजूदा जो क़यादत है, ना आपको वाइट पेपर जारी कर सके, ना आपको वाज़ेह तौर पर धांधली के शवाहिद सामने ला सके, ना बड़े पैमाने पर कोई पटिशनें हुई हैं, ना आपको लिस्ट बना के जमा करवा सकें। तो इफेक्टिवली तरीके से आप अपना केस नहीं लड़ सकी। मरवत के साहब कह रहे हैं हमने डी चौक पर धरना देना है। बाकी जो क्या देता है वो कह रही है हमने कुछ भी नहीं करना, कोई एहतजाज नहीं करना, हमें सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हमने एहतजाज करना है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश विद इन द पीटीआई एक आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो यानी कि सख्त किस्म की है कि इस वक्त जो पीटीआई की जो क़यादत है उसके ऊपर सख्त रेजिस्टेंस खान साहब के घर के अंदर से इस वक्त आ रही है और कारकुनान की तरफ से भी आ रही है। ये अपडेट्स अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मजीद अपडेट्स लेकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।